नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज आपका वी की इस श्रृंखला जो लिटरेरी डिवाइस की है उसमें थीम एंड पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे थीम की और पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले कि हम थीम और पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, शुरुआत क्योंकि प्रोज से हुई है, अब ये हम प्रोज के अंदर थीम और पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने वाले हैं। तो पहले ये देखें जरा कि प्रोज क्या है। तो भाई प्रोज जो है इसको जनरली वर्स फॉर्म या पोइट्री से अलहदा करके देखा जाता है। कहा जाता है कि प्रोज इज राइटिंग दैट इज स्ट्रक्चर्ड इन अ ग्रामेटिकल वे विद वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट बिल्ड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। इसका मतलब है कि पोइट्री के अंदर दाएं से बाएं पूरी लाइन नहीं जाती, कई बार पेज के बीच में काटी जाती है। लेंथ के हिसाब से आप तो पेज पर देख के समझ ही पाते होंगे। और कविता कई बार ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करती है। तो पद्य के उल्टे गद्य में जो है सारे नियम माने जाते हैं और कन्वेंशंस के हिसाब से ही लिखावट होती है। तो प्रोज के अंदर जो है भाषा वो हमारे आधुनिक बोलचाल की जो भाषा होती है, रोजमर्रा की जरूरत में जो यूज होती है वैसी ही होती है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे कि जिसको हम प्रोज बोल रहे हैं उसमें और बोलचाल की भाषा में थोड़ा बहुत क्या अंतर हो सकता है। तो प्रोज के अंदर फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों प्रकार के वर्क आते हैं। फिक्शन मतलब कहानी, किस्से, नॉवेल। और नॉन फिक्शन मतलब जो फैक्ट बेस्ड हो, जैसे आप ऐसे वगैरह पढ़ा करते हैं। प्रोज के अंदर कुछ डिवाइसेस होते हैं, कुछ तकनीक तरीके होते हैं, टेक्निक और डिवाइसेस, उसकी हम अभी बात करते हैं। तो प्रोज का जो डिवाइस होता है वो कॉमन जो नॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज है उससे प्रोज को थोड़ा अलग करके स्थापित करता है और साथ ही साथ वो एक अलग लेयर बनाता है प्रोज के अंदर मीनिंग की। तो उन डिवाइसेस में से जिन दो डिवाइसेस की आज हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है थीम और पॉइंट ऑफ व्यू। उससे पहले कि हम थीम और पॉइंट ऑफ व्यू की बात करना शुरू करें, लिटरेरी एलिमेंट्स जो होते हैं और लिटरेरी टेक्निक्स जो होती है उनका अंतर थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। तो लिटरेरी एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिटरेचर के, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन नैरेटिव फिक्शन हो, जिसमें वो होते ही हैं। तो हर कहानी में प्लॉट होता ही है, थीम होता ही है, कैरेक्टर होता ही है, टोन होता ही है। लेकिन लिटरेरी टेक्निक जो है वो ऐसे यूनिवर्सल फीचर्स नहीं है। वो कभी किसी पीस में हो सकते हैं और कभी किसी पीस में नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि आयरनी कहीं यूज हो भी सकती, कभी नहीं भी हो सकती है। फोर शेडोइंग मतलब आगे की घटना को पहले बता देना, कभी यूज हो सकती है कभी नहीं भी हो सकती है, लेकिन प्लॉट तो हर कहानी में होगा ना भाई। और फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब अलंकृत भाषा कभी यूज हो सकती है कभी नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें लिटरेरी टेक्निक में आती हैं और एलिमेंट में वो आती हैं जो कि हर कहानी में आपको मिलेगा, हर नैरेटिव में आपको मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं सीधे सीधे थीम की। ठीक है, तो जब आप एक किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं, या किसी कविता को पढ़ रहे होते हैं, किसी भी ऐसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आपको दिखाई पड़ता है कि दो चीजें हैं। एक तो मोटी तौर पे जो बाहर से दिखे कि ये किस चीज के बारे में है। तो जो बाहर से दिखने वाली चीज उसको कहते हैं प्लॉट, कि पहले फला चीज हुई उसके बाद फला चीज हुई जो हमको दिख रही है। लेकिन वो चीज क्यों हुई, मतलब इसके एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे क्या है, कंक्रीट लेवल पे जिसको बोलते हैं अबाउट व्हाट थिंग इज दिस स्टोरी, वो तो होती है प्लॉट। अब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कि क्यों ये हो रहा है या इसके होने से क्या सिद्ध हो रहा है, इसको बोलते हैं थीम। मीम्स को देखते हैं और डिटेल में। तो थीम को डेवलप करने के लिए तीन तरीके मुख्य रूप से अपनाए जाते हैं: सिंबल, मोटिव और लीट वर्स्टिल। लीट वर्स्टिल जो है ये जर्मन से आया हुआ टर्म है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो सिंबल, मोटिव और लीट वर्स्टिल जो है ये वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो कि थीम को डेवलप करने में सहायता करते हैं। सिंबल क्या है, वो कोई भी चीज़ जो किसी दूसरे चीज़ के लिए उस जगह पे खड़ी हो। मोटिव क्या है, ये एक एलिमेंट है, एक आइडिया है जो एक एक काम में लौट लौट कर आता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स को भी यूज करता है और सेंट्रल थीम को जो है वो री करता है। लीट वर्ड स्टिल क्या है, तो एक लिटरेरी डिवाइस में जो है थोड़ा ये मोटिव वगैरह से या सिंबल से कम कॉमन होता है, लेकिन एक लिटरेरी डिवाइस के अंदर कभी कभी एक फ्रेज को, एक सेंटेंस को या एक फ्रेज को बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे कि
सो इट गोज जो है कर्ट वनेगेट्स की स्लॉटर हाउस 5 नाम की नॉवेल है, उसमें बार बार रिपीट की गई है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके थीम को पुख्ता करने का काम करती हैं। तो अब डिफाइन कर लेते हैं, एक बार इस डिफिनेशन को ही याद भी कर लिया जाएगा। तो a literary theme is the main idea or underlying meaning a writer explores in a novel, short story or other literary work। मतलब लिटरेरी थीम जो है वो मुख्य आइडिया है या वो वो मीनिंग है जो कि उस सारी लिखावट के अंदर है, जिसको कि एक राइटर जो है अपनी लेखन के माध्यम से, चाहे नॉवेल हो, शॉर्ट स्टोरी हो या कोई भी लिटरेरी वर्क हो, उभारना चाहता है। और उसको उभारने के लिए वो कैरेक्टर, सेटिंग, डायलॉग, प्लॉट, इन सारे एलिमेंट्स जो कि हम अभी बात कर चुके हैं, इन एलिमेंट्स को यूज करता है। तो 6 तरह के कॉमन थीम होते हैं लिटरेचर में इन जनरल। अच्छे अच्छाई और बुराई का युद्ध जो होता है, गुड वर्सेस इवल। एक थीम है प्यार। एक है रिडेम्पशन, मतलब किसी ने कोई पाप किया है या कोई खराब काम किया है और फिर वापस उसको ठीक करके वो उसे सही करना चाहे। करेज एंड परसिवियरेंस, ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें जो हीरो होता है बहुत ही अम, हिम्मत के साथ और धैर्य के साथ अपने काम में जुटा रहे। करेज एंड परसिवियरेंस। कमिंग ऑफ एज, ये वो कहानी है जिसमें एक लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है या एक आदमी धीरे धीरे मजबूत होता है और फिर वो हीरो बनता है। एंड रिवेंज, बदला। ये प्यार और बदला जो है, ये बहुत ही सेंट्रल शेक्सपियरियन मोटिव्स हैं। जब हम शेक्सपियरियन प्लेस की बात करेंगे तो मैं आपको वापस याद दिला दूंगा। तो ये जो थीम ऑफ गुड और ईवल है, इसको हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे रामायण में देख लीजिए, राम जी हैं और उनकी रावण से लड़ाई होती है, सीधी सी गुड वर्सेस ईवल है। महाभारत में देख लीजिए, पांडवों की लड़ाई जो है वो कौरवों से होती है, सीधा सीधा गुड वर्सेस ईवल है। तो गुड वर्सेस ईवल ही सबसे पॉपुलर एपिक थीम आप मान सकते हैं, इसको कहा जा सकता है। और यही थीम जो गुड वर्सेस ईवल का है, इसको आप एक्सटर्नल एक्शन, जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो एक्सटर्नल एक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं, या इंटरनल स्ट्रगल जो किसी कैरेक्टर के अपने मन के अंदर होता है, भलाई से बुराई की लड़ाई जो अंदर लड़ी जाती है और फिर उसमें भलाई जीतती है, उसमें भी देखा जा सकता है। जैसे मर्डर इन द कैथीड्रल में बेकेट को जब टेम्पटेशन होता है और फाइनली वो उस टेम्पटेशन को ओवरकम करते हैं, तो इसको जो है आप गुड वर्सेस ईविल का इंटरनल एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो एक किताब की थीम या एक काम की वर्क की थीम क्या है, वो उसका अंडरलाइंग मैसेज है, जो सबसे सरल भाषा में छोटे छोटे जो बचपन के जो फेबल्स होते थे उसमें कहानी का एक मॉरल होता था ना, तो वो एक पेज की कहानी होती थी और वो एक ही चीज के इर्द गिर्द बनी, जैसे लालच बुरी बला है। अब लालच बुरी बला है को सिद्ध करने के लिए वो लोमड़ी और सारस वाली कहानी जैसे ले ली जाती थी, और फिर ये खट्टे हैं अंगूर वाली कहानी ले ली जाती थी और सिद्ध किया जाता था कि भाई लालच बुरी चीज है। लेकिन अब वो तो एक पेज की कहानी होती थी, जब आप बड़ी करेंगे कहानी को तो उसमें एक ही थीम नहीं रह जाएगा या उसका मॉरल ही उसका थीम नहीं बनेगा, बहुत सारे थीम्स उसमें आकर जुड़ जाते हैं। तो उसमें आप जुड़ने वाले सब में से एक होता है मुख्य, मेन थीम, बाकी होते हैं माइनर थीम्स। तो मेन थीम पे कहानी पूरी तरह से आश्रित होती है, अगर उसको हटा दिया तो कहानी गिर जाएगी। माइनर थीम्स उसके साथ मिल करके उसको और मजबूत बनाया करते हैं। याद होगा आपको, प्लॉट सब प्लॉट वाले केस में भी हमने देखा था, मेन प्लॉट जो होता है अ, वो ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, सेंट्रल होता है, उसको हटाने पे कहानी गिर जाएगी और बाकी प्लॉट्स सब प्लॉट और माइनर जो है उसके साथ मिल करके ऑर्गेनिकली फ्यूज होते हैं। अब भाई पता चल गया कि थीम क्या है, इसे खोजा कैसे जाए। तो खोजने के लिए हमको, जब हम कहानी पढ़ रहे हैं, नैरेटिव में हैं, 2-3 प्रश्न खुद से पूछने पड़ेंगे। पहला, तो भाई इसके मुख्य पात्र कौन-कौन से हैं? अब मोटी तौर पे मान लीजिए कि इसके हीरो-हीरोइन कौन-कौन से हैं? इसका विलेन कौन है? तो जैसे हैरी पॉटर बड़ा फेमस है कहानी, तो हैरी पॉटर में हैरी पॉटर उसके मुख्य पात्र हैं और उनके ऑपोजिट में खड़े हैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तो ये उसके मेन मेन कैरेक्टर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट। अब ये दोनों भाई लड़ाई किस बात की है? क्या प्रॉब्लम क्या है इन दोनों के बीच में? तो इसमें यहाँ देख रहे हैं कि हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट की कहानी जुड़ती है उस दिन से जिस दिन वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को मारने की कोशिश करता हुआ खुद गायब हो गया। तो जीवन और मृत्यु की जो लड़ाई थी उसमें प्यार, उसके माँ के प्यार ने उसको हैरी को बचा लिया और वोल्डेमॉर्ट जो है वो खुद लुप्त हो गया।
बाद में लौट के आया था वगैरह वगैरह, लंबी कहानी है फिलोसोफर स्टोन में, आप पढ़िएगा उसको। तो ये जो हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट है, ये लाइफ और डेथ का स्ट्रगल है, और वोल्डेमॉर्ट डेथ को रिप्रेजेंट करता है, और ये डेथ से ही हैरी पॉटर बचा था, तो उसका नाम पड़ता है द बॉय हु लिव्ड, राइट। तो ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से इसी डेथ वाले पॉइंट पर, और इसी लाइफ और डेथ के स्ट्रगल के बीच में इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस भी है। हैरी वो क्या चाहता है, कुछ नहीं, बस वो चाहता है कि किसी तरह से उसके माँ बाप जो उससे छिन गए बचपन में ही, वो उसे मिल जाते। वोल्डेमॉर्ट पावर चाहता है, वो बहुत गुस्से में हैरी को मारना चाहता है, क्योंकि उसको मारने के बाद उसको अपनी पूरी पावर वापस मिल जाएगी। तो डेथ से ये लोग जुड़े हुए हैं, और इनका जो मेन मोटिवेशन है, उसका एक का मोटिवेशन है प्यार, लव, और दूसरे का मोटिवेशन है नफरत और पावर की खोज। तो अब हमने प्रश्न पूछना सीख लिया है, थीम को पूछने के तरीके क्या हैं, खोजने के तरीके क्या हैं, ये सीख लिया है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि लिटरेचर में थीम के बारे में कुछ मेन आइडियाज़ क्या हैं। पहला तो ये है कि हर काम का कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया या थीम होता है। आपसे प्रश्न तो पूछा जाता ही रहा है ना कि भाई इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, इस एसे में का सेंट्रल आइडिया, इस कहानी की थीम वगैरह वगैरह वगैरह। तो थीम होता ही होता है। थीम को आप थीमेटिक कॉन्सेप्ट और थीमेटिक स्टेटमेंट में बांटा जा सकता है। थीमेटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो मूल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसके इर्द गिर्द कहानी बनी हो, जैसे कि लव, फॉरगिवनेस, पेन वगैरह वगैरह। और थीमेटिक स्टेटमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल अगर लव के ऊपर कहानी बनी है, थीमेटिक स्टेटमेंट एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट हो गया जो उस कहानी से, जैसे हम मॉरल निकालते थे ना, तो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब वो पूरी कहानी के एंड में आपको एक मैसेज मिलेगा, थीमेटिक स्टेटमेंट मिलेगा, लाइक लव इज ब्लाइंड, लाइक यू कांट बाय लव। तो थीम हो गया उसका, जो कॉन्सेप्चुअल थीम हो गया वो है लव, और थीमेटिक स्टेटमेंट हो गया यू कांट बाय लव। तो ये दो चीजें हैं। थीम जनरली मुंह खोलकर नहीं बोली जाती है, वो उसको इन्फर ही करना होता है, निकालना ही होता है। वही आपके सिंबल, मोटिव, और वो जो रिपीटिंग फ्रेज था, जर्मन वाला टर्म छोड़ देते हैं उसको, वो बोलने में ही दांत बजने लग जा रहे हैं, रिपीटिंग फ्रेज ही उसको मान लीजिए। तो उससे आपको पता चल जाता है कि थीम क्या है। अच्छा, थीमेटिक स्टेटमेंट खोज के निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो भाई आसान तरीका यही है कि वो उसके प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, उन सब के बारे में आप प्रश्न पूछें, पता लगाएं कि हो क्या रहा है, क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और क्यों हुआ। और आखिर में हम तो जानते हैं कहानी के अंत तक जो है उसका मुख्य जो पात्र है वो हमको मिल ही जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व होता है तो कौन जीता कौन हारा पता चल ही जाता है। तो फाइनली हमको पता ही है कि प्रोटैगनिस्ट कौन है और एंटागनिस्ट कौन है, मतलब मोटी तौर पे, ये सही भाषा नहीं फिर भी, लेकिन हीरो कौन है और विलेन कौन है आप मान लीजिए। तो भाई हीरो विलेन का पता चल गया है, कहानी में हीरो क्या कर रहा है, विलेन क्या कर रहा है, ये पता चल गया है, क्यों कर रहा है ये पता चल गया है। ये सारे पता चलने के बाद में साथ ही साथ हम देख लेंगे कि इसमें जो रिपीटिंग सिंबल्स या सेट ऑफ सिंबल्स है या मोटिव है जिसको कहा जाएगा, वो क्या है और वो क्या काम कर रहे हैं। इन सबको मिला करके, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन और सिंबल्स वगैरह सबको मिला करके हम निकाल पाएंगे कि इस कहानी से मुख्य रूप से क्या संदेश निकल करके आ रहा है, ये कहानी किस चीज के इर्द गिर्द बनी हुई, किस आइडिया के, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के इर्द गिर्द बनी हुई है, उसको हम बताएंगे कि ये भाई थीम है। तो अब हम थीम के बाद आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो हमें देखनी है वो है नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू या पीओवी। तो अब से आगे इसको हम पीओवी ही कहा करेंगे। तो भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सिंपल, पॉइंट ऑफ व्यू वो है जिस एंगल से, जिस तरीके से कैरेक्टर या नैरेटर स्टोरी को सुना रहे होते हैं। जब आप एक कहानी पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या देखना है, इस कहानी कौन बता रहा है और किस को बता रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है ये पता लगाने का। ये वो वांटेज पॉइंट है जहाँ से स्टोरी को दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि महाभारत की स्टोरी है, शुरुआत होती है तो संजय बता रहे हैं इस कहानी को धृतराष्ट्र को। संजय जो है वो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी बताई जाएगी। आप पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लीजिए तो कहानी में भी बहुत कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तीन तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट। अब हम इनके एग्जांपल लेके देख लेते हैं, समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सॉरी इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। तीन प्रकार मुख्य रूप से होते हैं, लिमिटेड, लिमिटेड ओमनिसियंट और ओमनिसियंट। लिमिटेड क्या,
कि जो नैरेटर है वो है तो बाहर, मतलब वो कहानी नहीं सुना रहा है आपको फर्स्ट पर्सन में, वो आपको डायरेक्ट भी संबोधित नहीं कर रहा है सेकंड पर्सन में, वो बाहर से देख करके आपको रिपोर्टिंग कर रहा है कि यहाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन वो हर कैरेक्टर के दिमाग में नहीं घुस सकता, वो केवल एक कैरेक्टर के दिमाग में घुस सकता है, देयरफॉर लिमिटेड। लिमिटेड ओमनिसेंट जो तीसरे पोजीशन पे नीचे आप देखिए वो है, उसका मतलब होता है कि ये थर्ड पर्सन नैरेटर है। और ये जो है, ये जो देख रहा है अपने आंख के सामने, वो बताता है एक कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो बताता है। और सिर्फ एक कैरेक्टर के ही मोटिव और रीजंस वगैरह को वो खुल के बता सकता है। तो ये ओमनीसिएंट तो है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड ओमनीसिएंट है। अच्छा, पहला जो लिमिटेड वाला था, जो लिमिटेड थर्ड पर्सन वाला था, तो उसमें वो अपने आंख के सामने क्या हो रहा है बता सक रहा था। और हाँ, इसमें एक चीज गड़बड़ होगी, वो किसी का दिमाग में घुस नहीं सकता, लिमिटेड वाला अंदर दिमाग में नहीं जा सकता है, सिर्फ जो देख सकता है वो बता सकता है। और जो लिमिटेड ओमनीसिएंट वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर के दिमाग के अंदर जा सकता है। तो वो एक तरह से ओमनीसिएंट है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में है, क्योंकि वो सबके दिमाग में नहीं घुस सकता है। तो लिमिटेड और लिमिटेड ओमनीसिएंट के बीच का डिफरेंस ये है कि लिमिटेड जो है वो जो आंखों देखी घटना है वो बताता है, तो किसी के दिमाग में नहीं घुस पाता है। लिमिटेड ओमनीसिएंट आंखों देखी घटना बताता है, एक व्यक्ति के दिमाग में घुस पाता है। और ओमनीसिएंट वो होता है जो आंखों देखी घटना भी बताता है और सबके दिमाग में घुस करके क्या क्या चल रहा है वो भी बता सकता है। तो ओमनीसिएंट नरेटर में भगवान जैसी शक्ति हो गई ना, कि वो सबके दिमाग को पढ़ सकता है। अब आप एक एग्जांपल देखिए फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का। मैंने मेरे फेवरेट नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन जो सलमान रश्दी की है उससे उदाहरण लिया है। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आई में कहानी सुनाई जाएगी। आई वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ बॉम्बे वंस अपॉन अ टाइम। I was born in Dr. Narlikar's nursing home, and so on and so forth. Soothsayers had prophesied me. Newspapers celebrated my arrival. I was left entirely without a say in the matter, and so on and so forth. I, Salim Sinai. तो इसमें जो है, जो नैरेटर है वो ही कैरेक्टर है, कैरेक्टर ही आपको कहानी सुना रहा है। इन दिस केस यही प्रोटैगनिस्ट भी है। अब जो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहानी आपको सुना रहा है वो मुख्य पात्र भी हो सकता है और माइनर कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इन दिस केस में, मिडनाइट चिल्ड्रन के केस में, वो मुख्य पात्र है। ठीक उसी तरह से जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड में या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में चार्ल्स डिकेंस के मुख्य पात्र ही आपको कहानी सुनाता है, फर्स्ट पर्सन नैरेटर। थर्ड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन पे जाना था ना। तो अब सेकंड पर्सन नैरेटर में यू करके कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी है सेल्फ हेल्प के अंदर से मैंने ली है, लॉरी मूर की कहानी है। तो इस कहानी में शुरुआत से थोड़ा एक दो लाइन काटा मैंने। यू कैन सी योर ब्रेथ ऑन द ग्लास। ये यू कौन है भाई, ये यू रीडर ही तो है। ड्रॉ अ पीस साइन, यू आर वेटिंग फॉर अ बस। अब ये आपको ही इन्वॉल्व कर ले रहा है इस पूरे विजुअलाइजेशन प्रोसेस में। He asks you for a light, and you jump a bit startled, but you give him your lucky lounge where leisure is a suit matches. He lights a cigarette, so on and so forth. Looks at your face, says thanks. He then stands not far from you, waiting, perhaps the same bus. The two of you glance furtively at each other. तो यहाँ पे फोकस, क्योंकि ये यू मतलब तुम, मतलब आप, मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है उसको बना दे रहा है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है रीडर या ऑडियंस को खींच करके नैरेटिव का हिस्सा बना लेने की। और फाइनली फिर हम आते हैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम्पल पे। चारों तरफ भरे पड़े हैं। मैंने प्राइड एंड प्रेजुडिस का एग्जाम्पल लिया, जेन ऑस्टन की नॉवल है, बहुत ही फेमस है, आपके सिलेबस में भी रहा करती थी है। तो शुरू होती है, इसका पहला सेंटेंस बहुत ही फेमस है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है कि ये बहुत महान सेंटेंस है, याद कर सकते हैं आप अगर मन करे तो। सो इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। यहाँ पे देखिए जो बता रहा है, इस बात को जो बोल रहा है, ये अपने आप को आइडेंटिफाई आई के रूप में नहीं कर रहा और ये आपसे डायरेक्टली यू के रूप में बात भी नहीं कर रहा। अब यहाँ मिस्टर बेनेट से आइए नीचे की तरफ, यहाँ किसी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसमें मैं और तुम की बात नहीं हो रही। Mr. Bennet was so odd a mixture of quick parts, sarcastic humor, reserve, and caprice that the experience of 23 years had been insufficient to make his wife understand his character। ये मिस्टर बेनेट के बारे में बताया। Her mind was less difficult to develop। ये उनकी वाइफ के बारे में बताया। She was a woman of mean understanding वगैरह वगैरह बताते हुए, अब देखिए ये जो व्यक्ति है ये सबके बारे में जानता है।
लेकिन ये अपने बारे में आपको कुछ नहीं बता रहा है, मैं बात नहीं कर रहा है, और ये आपसे डायरेक्टली तुम करके भी बात नहीं कर रहा। तो ये फर्स्ट पर्सन भी नहीं है और सेकंड पर्सन भी नरेशन नहीं है, क्योंकि ये सबके बारे में जानता है, देयरफॉर ओमनीसिएंट है। आगे आप देख पाएंगे जगह जगह घूम करके जहाँ भी जो हो रहा है ये बता पा रहा है, तो ये लिमिटेड किसी भी तरह से नहीं है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये 3 तरह से पॉइंट्स ऑफ व्यू है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमसे जुड़े रहिए लगातार। लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है तो। यहाँ पे हम और इस तरह की वीडियोस डालते रहेंगे इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहें। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लिए हमारा स्पेशल ब्लॉग है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडी मटेरियल ब्लॉग। आप उसको जा करके उससे जुड़ सकते हैं, और उसमें लगातार आप देख सकते हैं मटेरियल वहाँ भी अपलोड होता रहता है और अपडेट होता रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप हमसे जुड़ें और पसंद करें इस वीडियो को। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।